नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की। केंद्र के 39 मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। 200 से 500 किलोमीटर की यात्रा एक मंत्री को करनी है। लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा 39 मिनिस्टर्स करेंगे। यही यात्रा 40 मंत्रियों को करनी थी, लेकिन एक मंत्री अस्वस्थ होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी कैबिनेट के जो नए चेहरे हैं उन्हें जनता के बीच भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक दिन पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द सेशन प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करा रहे थे अपनी नई टीम के साथ, उसी वक्त प्रतिपक्ष का पेगासस इश्यू को लेकर के हंगामा चल रहा था, महंगाई को लेकर के चल रहा था। तब ये कहा गया था कि प्रतिपक्ष मर्यादा तोड़ रहा है, परंपराओं को तोड़ रहा है। और वहीं से एक कहूं कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने इसे जनता के बीच भेजने की सलाह दी और जिसमें ठप्पा भी लग गया और अब जनता के बीच में है। खैर चलिए, आशीर्वाद किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये तो कहें बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी आशीर्वाद के रूप में मतदाता को देखती है कि वोट मिलना चाहिए। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौर साहब, कांग्रेस हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। जन आशीर्वाद यात्रा को किस तरह से देखा जाना चाहिए? जनता के बीच वोटर की नब्ज टटोलने के, या आशीर्वाद और तरह से चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, किसी ने कहा नहीं कि आप जन आशीर्वाद लेने आइए, क्योंकि आपको प्रचार प्रसार पार्टी का करना है, कार्यकर्ताओं को जोश दिलाना है। तो हमारे यहाँ तो भूपेंद्र यादव का भी चुनाव लड़े ही नहीं, सीधा राज्यसभा में गए। अब पब्लिक से जुड़ने के लिए वो जन आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जन आशीर्वाद भी देखिएगा शुरू भी हो गया है। उन्होंने पहले हरियाणा में लिया और उसके बाद राजस्थान में भिवाड़ी से शुरू किया, और भिवाड़ी में ही उन्होंने आज घोषणाएं शुरू कर दी कि बहरोड में मैं आपके ईएसआई डिस्पेंसरी खोलूंगा, आपके अलवर में ईएसआई हॉस्पिटल खोलूंगा, भिवाड़ी में जो मेडिकल कॉलेज है उसको शुरू करा दूंगा, या पीएफ का ऑफिस अलवर में खोल दूंगा। तो ये घोषणाएं भी करते आ रहे हैं। साथ साथ उन्हें उन्हें पब्लिक को ये एहसास करा रहे हैं कि देखिए कि मैं अलवर का हूँ, क्योंकि अलवर में उनकी बहन रहती है दो, और उनका बार बार जाना अलवर होता रहा है। उनके पिता भी कभी वहीं रहते हैं, तो इस हिसाब से वो अलवर को अपना मानते हैं और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ अलवर को देना चाहता हूँ। और वीरों की भूमि कह करके कहा कि मैंने जब यहाँ शुरुआत की तो मैंने सबसे पहले अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनको याद करते हुए अपनी धरती पर आया हूँ। तो राजस्थान की धरती को वो अलवर की धरती मान करके अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अलवर से कितना करीब हूँ। अब क्योंकि दूसरी बार जयपुर में आएंगे, जयपुर में क्योंकि अब पहली बार वो बिरला सभागार में जन आंदोलन के रूप में लोगों को जोड़ने के लिए सारे देखिए इनके साथ 3 मंत्री भी चल रहे हैं। आप देखिएगा, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 राज्य मंत्री है, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। तो एक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितने लोगों के करीब आ गए हैं और हमारे साथ लोगों का समर्थन कितना है। और इस यात्रा में पहली बार देखने को मिला वसुंधरा राजे, जो कि साइडलाइन हुआ करती थी, कोई याद नहीं कर रहा था। अब इन्होंने अपनी यात्रा में जो भी पोस्टर लगाए हैं वसुंधरा राजे को साथ रखा है। अब वो वसुंधरा राजे, कुल मिलाकर के ये माना जाए कि वसुंधरा राजे का पोस्टर लगाना, या फिर कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव एक मन से एक साथ चलना, एक मैसेज देने की कवायद कही जा सकती है कि बीजेपी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है। क्यों अक्सर इस बात को लेकर के कांग्रेस निशाना साधती रही है कि कई दड़ों में बीजेपी बटी हुई थी। एक मैसेज की कोशिश की जा रही है कि हाँ बिल्कुल, बीजेपी में बाहर चर्चाएं कुछ भी हो लेकिन अंदर सब कुछ एक ही है। ये एक मैसेज कह सकते हैं श्याम जी? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बिरला सभागार में यदि वसुंधरा जी शामिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये एकता के सूत्र में बनने का प्रयास हो रहा है। अब जब तक वसुंधरा जी शामिल नहीं होती है तो गुटबाजी तो बरकरार है। वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं आरसी चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। आपके एक समर्थित विधायक कह रहे हैं कि ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका बिल्कुल उल्लंघन है। डीजीपी को और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि कोविड काल में कहाँ गए थे ये लोग, उस समय भी आना चाहिए था, जनता के आंसू पहुंचने तो आते। तो एक ये राजनीतिक विरोध है या फिर
आप लोग वास्तव में मूल रूप से विरोध कर रहे हैं इसका? योगेंद्र जी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा का संचालन कर रही है। जनता ने आशीर्वाद दिया था 2.25 साल पहले। उस 2.25 साल के अंदर हम सब ने देखा, हर व्यक्ति जानता है कि किसी न किसी ने अपने परिजनों को खोया है, और वो खोया है सरकार की, केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के सानिध्य में पूरा देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल में या किसी दूसरे राज्य में, जो 5 राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे थे, उस सब के अंदर उन्होंने प्रतिदिन जिस प्रकार से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, और वो ये भीड़ जुटा के खुशी का संदेश दे रहे थे। आज भी तीसरी लहर की चेतावनी है, उस चेतावनी के बीच में जन आशीर्वाद के लिए निकले। जन आशीर्वाद जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव जी लेके निकले, भूपेंद्र जी को तो जनता ने ना तो दिया और ना जनता की अदालत में गए। उन्हें आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के आशीर्वाद से वो मंत्री बने। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वो ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे, देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि ब्यूरोक्रेट्स देश को चलाएंगे क्या, उनको भी उन्होंने चुना है। आज ये जो यात्रा है, मेरी नजरों के अंदर ये यात्रा है रोजगार के जनाजे की यात्रा है। लोगों के जो इस कोरोना काल में जिन्होंने ऑक्सीजन और दवाई के अभाव में अपनों को खोया था, उनके जनाजे की यात्रा है। ये यात्रा है आज अपनी गाड़ी कमाई को इस महंगाई की लूट के अंदर लूटते हुए आम आदमी की है। आज ये यात्रा है उन असंख्य किसानों के जनाजे की, जिन्होंने इस केंद्र की अहंकारी सरकार की वजह से पिछले 9 महीने से, चाहे कड़कड़ाती सर्दी हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, और आज चाहे बारिश का मौसम हो, उसके अंदर अपने परिजनों को खाया। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ रहा है कि सरकार इस प्रकार से कानून बनाती है जिनका असर सुप्रीम कोर्ट पे बोझ के तौर पे आता है। ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र बंधक है। जिस संसद के अंदर इन मुद्दों पे चर्चा विपक्ष चाह रहा था, और सदन के नेता का दायित्व होता है वो वहां पे चर्चा नहीं करके, और जिस प्रकार से सदन के समय को जाहिर किया, और आज ये जनता के लेकिन बीच में जा रहे हैं साहब, यात्रा से क्या संबंध है उसका? यात्रा से क्या संबंध है उसका? मैं यात्रा की बात कर रहा हूँ। यात्रा का योगेंद्र जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के घर में मातम है, जिन्होंने अपने खोने का, जिस घर में मातम है नौकरी चले जाने का, जिस घर में मातम है अपनी बची हुई महंगाई जो है, बची हुई बचत है, वो महंगाई की भेंट चढ़ रही है। प्रतिदिन आप पेट्रोल डीजल पे असंख्य लगातार जो भाव बढ़ाए जा रहे हो, तो आपका कहना है कि जवाबदेही यात्रा होनी चाहिए? हाँ, आपका मानना है कि जवाबदेही यात्रा होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ जनता से माफी यात्रा होनी चाहिए थी कि हमारी गलतियां रही, हमारी नाकामियां रही। बिल्कुल। मदन राठौड़ साहब से, मैं मदन राठौड़ से जवाब दिलवाना चाहता हूँ। राठौड़ साहब, बीजेपी के, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि माफी यात्रा होनी चाहिए थी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जवाबदेही यात्रा के रूप में होना चाहिए, जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए बीजेपी को, सबको यात्रा निकालने का हक है। ये अभी तो खुद ही अपने अपना राग आलाप रहे हैं। कोविड काल में ऐसी यात्राओं से कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। देखिए, कांग्रेस के नेता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, उन्होंने कोई ऐसे काम नहीं किए कि वो दौरे कर सकें। आज हमारी हिम्मत है, हमारी पार्टी के नेतृत्व की हिम्मत है कि हमारे मंत्रियों को कहा गया है कि केंद्र सरकार के जो विकास के काम है उनको जनता तक पहुंचाएं, जनता के बीच में जाएं, उनकी सुख दुख सुने, उनकी बात को सुन करके जो कुछ भी वहाँ कमियां हैं उसकी पूर्ति करें। और यही उन्होंने करने का काम किया है। जब अभी जो शर्मा जी कह रहे थे कि वहाँ ये घोषणा कर रहे हैं कि अस्पताल बना देंगे, तो वहाँ जनता की मांग है, तो मांग के अनुरूप वो काम कर रहे हैं। जहां तक चौधरी साहब ने पता नहीं कौन सी बात कहाँ से ला करके यहाँ टिकाने का काम किया है, थोड़ा बहुत ये देख लेते, केवल एक इनका यादव जी का भाषण ही सुन लेते तो मैं सोचता हूं कि इनके दिमाग में क्लियर हो जाता कि हिंदुस्तान की सरकार ने क्या क्या काम किया है, कोविड में किसने क्या काम किया ये सब जानते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार का काम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार से संभाला इस देश को, यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पता नहीं कितनी लाशें बिछ जाती यहाँ पर, उनको बचाने का काम इस केंद्र सरकार ने किया है। ये चौधरी साहब खुद भी जानते हैं, इनका मन भी जानता है इस बात को, लेकिन चूंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए इनको अपनी पार्टी की बात रखना इनके लिए जरूरी होता है। इनको भी कोई ना कोई अपने प्रमुख नेताओं के निर्देश की पालना करनी होती है, बाकी सब जानते हैं। आज जनता के बीच में जाने की हिम्मत कर रहे हैं वो अशोक गहलोत जी, जो कितने महीनों से अंदर बैठे हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो वर्चुअल काम कर रहे हैं। यानी हिम्मत हो तो बाहर आओ ना जनता के बीच में, क्यों आप घर में बैठ करके और ये सारे वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे हो। आज हमारे नेताओं की, मंत्रियों की ये हिम्मत है। मदन जी, इसका अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं, अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं कि कोविड काल है, मैं कहीं भी जाता हूँ रास्ते बंद होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरे लोग किसी भी तरह का कोई जोखिम उठाएं, इस वजह से मुझे रहना पड़ रहा है।
उस पर एक आप एक बात बताएं योगेंद्र जी साहब, वो पंचायत के चुनाव तो करवा रहे हैं ना, पंचायत ये दो गली नीति नहीं चल सकती। एक तरफ तो आप कह रहे हो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करो, दूसरी तरफ पंचायत के चुनाव करवा रहे हैं। अभी 6 जिलों के पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या होगा उसमें? ये सब कुछ होने वाला है ना। जो कुछ भी वो इस प्रकार की बातें मत करो, जो बात गले उतरे वैसी बात करो तो समझ में आता है। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा चौधरी साहब को भी और शर्मा जी को भी, कृपया पॉजिटिविटी रखो। आप केवल राजनीति करना है इसलिए विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। अच्छे काम की प्रशंसा भी करना है। शर्मा जी विरोध कहां कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बोले जवाबदेही, हाँ है हमारी जवाबदेही और हम जवाबदेही निभा रहे हैं, जवाबदेही यात्रा कर रहे हैं। यही बात तो है ना, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा जब जवाबदेही निभाएंगे, जब जवाबदेही का काम करेंगे, दादागिरी से आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आशीर्वाद मन जीतने से मिलता है और तभी जाकर के अभिनंदन हो रहा है, तभी जाकर के स्वागत हो रहा है। जगह जगह किस प्रकार के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किस प्रकार। और देखिए एक बात ये कह रहे हैं ना कि आपस में फूट है, बिल्कुल फूट नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट है। और वसुंधरा जी का फोटो की जहां तक बात ये कर रहे हैं कि साथ में लगाना, अरे एक प्रोटोकॉल होता है, पूर्व मुख्यमंत्री है और उस यात्रा में उनको और फोटो लगाना ये ठीक बात है। पार्टी के कार्यालय की बात अलग होती है। दिलों में वसुंधरा जी बसी हुई है, उसको कोई निकाल नहीं सकता, नकार नहीं सकता। इसलिए ये बातें मत करिए, बात पॉजिटिव बात करो, सबके समझ में आने वाली बात है, जनहित की बात है। और मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, बीजेपी अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये राजनीति मत करो, जनहित पर कुठाराघात करने का काम मत करो कि बीजेपी ने अच्छे काम किए तो कांग्रेस का राज आते ही उन कामों पर पुनरीक्षण के नाम पर रोक दिया जाता है। ये ठीक बात नहीं है। आज हमारा जवाई पुनर्भरण का काम अभी भी रुका हुआ पड़ा है। क्यों रोक दिया है? क्योंकि बीजेपी ने किया था, अच्छा काम बीजेपी ने किया, इसलिए कांग्रेस का राज आते ही उसको रोक दिया। ये ठीक बात नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है, उसको संभालने का काम करो, जनहित के काम करो, तब जाकर के और आशीर्वाद मिलेगा। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब से जवाब दिलवाता हूँ इस बात का। श्याम जी, आपको भी लपेटा है राठौर साहब ने कि वसुंधरा जी को लेकर के इश्यू नहीं बनाया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल है उनका, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। देखिए योगेंद्र जी, अब मदन जी को समझ में नहीं आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। अब ये सतीश पूनिया जी से पूछे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी से पूछे, या आगे वाले प्रोग्राम में पूछे, वो खुद कह चुकी है कि मेरे को बैनर झंडों में मत लगाए रखो, मेरे को तो दिल में लगाए रखो। तो अभी बैनर झंडों में वापस वसुंधरा जी को ला रहे हैं। तो ये मेरे कहने से नहीं हो रहा, सब कुछ सामने दिख रहा है। जो चीज कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं कह रहा, जो हकीकत है वो सामने कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा में अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा पाए। वो कह रहे हैं कि आम जनता के साथ में जाकर के परिचय करो। 20,000 किलोमीटर की यात्रा हो रही है ना। 410 किलोमीटर की यात्रा तो भूपेंद्र जी भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में भी कर रहे हैं और हरियाणा में करके आ चुके हैं। तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पार्टी में फूट है या नहीं है, ये तो सामने नजर आएगा। अगर वसुंधरा जी आज बिड़ला सभागार में आकर के वो बोलेंगी तो निश्चित रूप से हम मान लेंगे कि पार्टी में कुछ है नहीं। पार्टी में कुछ है जब भी तो कुछ बोला जा रहा है। अब देखिएगा, मैं बात सही है कि केंद्र सरकार ने जो कुछ किया है उसके प्रचार प्रसार के लिए तो पन्ना प्रमुख बना रहे हैं। ये पन्ना प्रमुख तो प्रचार प्रसार करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, इसलिए केंद्रीय मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि हम ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। अब देखिएगा, राजस्थान का नाता है निश्चित रूप से उनसे, क्योंकि वो हरियाणा में के रहने वाले, हरियाणा के जिनमें, और लेकिन अजमेर में क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, राजस्थान से और राज्यसभा के सदस्य हैं, तो हमको कुछ मिलेगा तो हमारे को खुशी होगी कि राजस्थान को उन्होंने अपने विभाग से, पर्यावरण विभाग से, श्रम विभाग से कुछ दे दिया। और निश्चित हम तो मान के चल रहे हैं कि जो हमारी ईस्टर्न कैनाल योजना है उसको क्लियरेंस करा दीजिएगा, क्योंकि आप 4 मंत्री हो गए हो, तो हमारी एक बड़ी योजना है और वसुंधरा जी की घोषणा करी हुई है। उस योजना को धरातल पे उतारने में मदन जी भी अगर सहयोग कर देंगे तो राजस्थान का बहुत बड़ा भला होने वाला है। तो निश्चित रूप से हर पार्टी चाहती है कि उसके कामकाज की प्रशंसा हो और धरातल पे उसके तक, लोग तक जाए, लेकिन वो कितना पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। अब पंचायत के चुनाव 6 जिलों में है, इनको ये तो पता है कि सरकार नहीं कराती चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। बस देखिएगा, पिछले दिनों रघु शर्मा ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया और उन्होंने चुनाव घोषणा कर दी। तो अब ये कह रहे हैं कि सरकार चुनाव करा रही, सरकार चुनाव नहीं कराती है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। और क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार तो चाह रही थी सब जगह होता है चुनाव, 6 जगह चुनाव क्यों हो रहे? तो ये बातें अलग है, कहना कुछ अलग है। मदन जी क्योंकि उप सचेतक रहे, सब जानकारी रखते हैं, ये मन की बात कुछ कहते हैं क्योंकि ये भी पार्टी को खुश करना चाहते हैं।
क्योंकि आने वाला समय तो इनको भी वापिस से चुनाव मैदान में आएंगे। अगर ये भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो वही होगा जो आरसी चौधरी साहब बोल रहे हैं, वो इनकी भी मजबूरी है साथ में। और वसुंधरा जी टिकट बांटेंगी तो वसुंधरा जी की जय जयकार करेंगे, बाकी जो टिकट बांटेगा उसकी जय जयकार चलिए, करनी अभी है। तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है। अभी देखिए किसको क्या आशीर्वाद मिलेगा, कौन टिकट बांटेगा, कहना बहुत जल्दबाजी होगा। खैर, बीजेपी एक रणनीति के तहत ये यात्रा निकाल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशीर्वाद भविष्य के घर में है, क्योंकि जो जाता है जनता उसी को आशीर्वाद देती है। अब वो आशीर्वाद मूल रूप से वोटर के रूप में ईवीएम में किसको देगी, ये अभी बहुत एक लंबी वो बात होगी। पता नहीं कितनी यात्राएं निकलेंगी, कौन कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। अभी आपने मदन राठौड़ साहब को सुना होगा। चुनाव की बात सही है कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और हाईकोर्ट के निर्देश पे माफ करेगा, अदालती निर्देश पर ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। और क्योंकि वो चारा नहीं था, पीएस मेहरा इस बात को लेकर के पहले से क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास में कोई चारा नहीं था। कोविड के दरमियान ये पहले फरवरी में होने चाहिए थे, थोड़ा विलंब हो गया, अब करवाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को लेकर के इन्होंने एक बात कही है। बीजेपी डिमांड कर रही है कि सीएम को बाहर निकलना चाहिए। म्यूट है सर, आरसी चौधरी साहब म्यूट है आपके यहाँ से। योगेंद्र जी, जो कुछ बातों का जवाब आदरणीय समाज ने दे दिया, कुछ का आपने दे दिया, और मैं उन बातों में समय जाहिर नहीं करना चाहता। उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इस बात को प्रश्न उठाया था जब हमारे जो जिले हैं जब बाढ़ पीड़ित थे, उन जिलों के अंदर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री बंद है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लगातार उनसे संवाद कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने उस बात का जवाब दिया और कहा कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो भीड़ होगी, और चेतावनी हमारे वैज्ञानिकों की है जो तीसरी लहर की हमारे अपनों को ना खोना पड़े। वो लगातार सतत अपनी नजरें बनाए हुए। लेकिन मैं आज इसी मुद्दे पे इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर यहाँ से जल संसाधन मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं, दौरा कर रहे हैं, बाढ़ की त्रासदी कुछ जिलों ने झेली। क्या केंद्र की सरकार ने कोई बजट राजस्थान को आवंटित किया? जब ऐसी ही बाढ़ गुजरात के अंदर आई थी, मुख्यमंत्री जी ने मांग नहीं की, प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे जाते हैं, 500 करोड़ से ज्यादा उनको दे के आ जाते हैं। उसी समय में राजस्थान में भी भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे, राजस्थान को नहीं दिया, आज नहीं दे रहे। क्या ये लोकतंत्र के अंदर अपने आप की ये क्या है, ये खैरात बांट रहे हैं क्या? ये आपकी जवाबदेही है क्या? अगर जवाबदेही होती तो ऐसा भेदभाव क्यों देखने को मिलता? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 1000 करोड़ की उस समय पे मांग की थी, 1 रुपया नहीं दिया, आज भी नहीं दे रहे। आज ये कह रहे हैं कि हम यात्रा पे जा रहे हैं। आज 40 सांसद देश के 22 राज्यों पे यात्रा पे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यात्रा कर रहे हैं। क्या वो जनता के जनादेश के जनाजे की यात्रा कर रहे हैं वहां पे? ना उन्होंने, जनता ने उन्होंने चुना जी, जनता ने उन्हें लोकसभा के अंदर निर्वाचित नहीं किया। आज केंद्र की सरकार ने चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए उन्हें मंत्री बना के भेजा है। वो किस प्रकार की कर रहे हैं? ये इस देश ही अच्छी तरीके से जान रहा है। 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आप जो जनता को दंश दे रहे हैं, वो दंश जनता अच्छी तरीके से जानती है। पन्ना प्रमुखों के साथ में भीड़ करके और आपके पास में पैसों के दम पे ढोंग नागड़े बजाने से नहीं हो सकता। आप उस हर घर में जाइए और हर घर के अंदर आपको, योगेंद्र जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ न कुछ वेदना जरूर मिलेगी। इस कोरोना के अंदर किस प्रकार से लोगों को रोजगार गया आप सब जानते हैं। अगर किसी का आप जैसे लोगों का रोजगार बचा है तो किस प्रकार से वेतन में कटौती हो गई होगी, बोल नहीं सकते। तमाम जो खर्चे हैं वैसे के वैसे बंधे हुए हैं। महंगाई किस प्रकार से त्रासदी के तौर पे बढ़ी जा रही है। केंद्रीय मंत्री बेशरम बयान दे रहे हैं कि हमने सरसों के तेल में मिलावट रोक दी, इसलिए ये 200 रुपए लीटर हो गया। शर्म आनी चाहिए कि क्या पिछले चलो जवाब दिलवाता हूँ, समय कम है सर, जवाब दिलवाता हूँ, समय कम है, जवाब दिलवाता हूँ। आरसी चौधरी साहब, आपने सवाल खड़े किए हैं। राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि पब्लिक अब, क्योंकि सब अपने अपने एजेंडे में व्यस्त हैं और बहुत ज्यादा सार्वजनिक समारोह में जनता के कोई सवाल सुनता भी नहीं है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या दूसरी पार्टियां हो। हमारे यहाँ जल को, पानी को के बंटवारे को लेकर के बहुत लंबे समय से, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, संकल्प प्रस्ताव भी उसका पारित किया गया था, अभी तक वो सोल्यूशन नहीं हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वास्तव में राजस्थान के हक के लिए हमारी इतनी बड़ी 25 सांसद, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल बेशक आज आपसे विड्रॉ कर लिया वो समर्थन, लेकिन आप ही के खाते में गए थे उस वक्त। राजस्थान के हिस्से के पानी को लेकर के बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। कुछ कहा जा सकता है कि हाँ, बिल्कुल जिन क्षेत्रों के अंदर हम जा रहे हैं पानी के लिए समुचित व्यवस्था की जा सकती है, हमारे हिस्से का पानी मिलेगा, जिन पे दूसरे राज्य कुंडली जमाए बैठे हुए हैं।
मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो मैं चौधरी साहब का जवाब देना चाहूंगा संक्षेप में भी। मुख्यमंत्री जी इसलिए बाहर नहीं निकल रहे हैं कि उनके आपस में जो मंत्रिमंडल का विस्तार की जो बात हो रही है ना, उसी को लेकर के वो उलझे हुए हैं। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पानी के मामले को लेकर के, नर्मदा का पानी राजस्थान को मिला और तो वसुंधरा जी ने नहर बनाई सिल्लू पॉइंट तक, सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक वसुंधरा जी ने बनाई। पहले की सरकारों ने चिंता नहीं की, इसलिए बनाई नहीं, तो पानी नहीं आया। इसी प्रकार से हरियाणा में भैरव सिंह जी शेखावत ने पैसा जमा कराया हुआ था। भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तब वो पैसा जमा करा दिया, वो नहर बनी नहीं और वो राजस्थान में पानी इसलिए नहीं आया। ये कितना, यानी कौन चिंता कर रहा है? इसी प्रकार से पंजाब से पानी के बंटवारे को लेकर के चल रहा है, तो ये सारा गहलोत साहब को कर लेना चाहिए। पंजाब में उनकी सरकार है, बैठ करके आप क्यों नहीं समझौता कर लेते हैं? राठौर साहब, उससे पहले अकालियों के साथ तो आप ही की गवर्नमेंट थी। ठीक, बिल्कुल। और इस प्रकार का भी कई बार ये केंद्र के अंदर लटका हुआ मामला, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसा हुआ मामले को सुलझाने के लिए वसुंधरा जी ने एक अपॉइंटमेंट किया था, वहां पर चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी को वहां पर लगाया और कोर्ट के अंदर की वो हमेशा वो टाइम बाउंड प्रोग्राम करके स्कीम के तहत, यानी केस ऑफिसर स्कीम की तरह उसको काम करने के लिए लगाया, उसको इन्होंने हटा दिया। सर देखें, हमारे साथ में अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और गुजरात, इनके साथ में पानी की समस्या आज भी चल रही है, जो कोर्ट में नहीं है। ये हमारे अपने अपने राज्यों को, कोर्ट का कोई उसमें इश्यू नहीं है, ये राज्यों को अपने बंटवारे के हिसाब से लेना होगा। आपके वक्त की बात बताता हूं मैं, जब कोटा के अंदर बैठक चल रही थी तो मध्य प्रदेश के एक अधिकारी ने तो बाहीं चढ़ा ली थी, किस तरह से ले सकते हो आप हमारे हिस्से का पैसा। मैं इसको बीजेपी कांग्रेस में नहीं पटकना चाहता, इस पे समुचित कार्रवाई सभी को मिलकर करनी चाहिए। आशीर्वाद यात्रा ठीक है, एक राजनीतिक एजेंडा है, अपने तरह से चल रहे हैं, कोई आप लोग नया काम नहीं कर रहे। कांग्रेस की अगर समझ में होती तो वो भी ये कर सकते थे, आज नहीं तो कल कर सकते हैं। यात्राओं को लेकर के नहीं है, यात्राएं चलती रहनी चाहिए, कोई बात नहीं है। कोविड का पालन करना नहीं करना ये आप लोगों की इच्छा की बात है। लेकिन यहाँ पानी की समस्या मैं इस वजह से उठा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा हुआ है कि पानी को इससे नहीं जोड़े चाहे हम, लेकिन पानी की समस्या आज नहीं तो कल ज्यादा होगी। और अभी से अगर हम लोग सहयोग नहीं मांगना शुरू करेंगे, केंद्र में आज हमारी पावर है, इच्छा शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। अब अगर हम ये डालेंगे कि वहां पे अमरिंदर सिंह की सरकार, अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पा रहे, इससे पहले भी सेम सिचुएशन थी, वहां गठबंधन की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, और ये अब से नहीं है, बहुत वर्षों से चला आ रहा है ये सिलसिला। मैं ये भी नहीं कहता किसी की इच्छा शक्ति नहीं होगी, निश्चित रूप से सबका मटका भरा हुआ दिखना चाहिए, हर सरकार भी चाहती है, लेकिन इस पे कोई हमें करना चाहिए। क्योंकि अभी जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके खुद के अपने यहाँ पे पानी की समस्या है, आपके यहाँ पानी की समस्या है, तो चलिए भगवान का शुक्र है कि जवाई बांध में पानी इकट्ठा है, इस वजह से पानी और उसके पाली और उसके आसपास के एरिया में काम चल पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा कि वहां से नर्मदा के पानी के लिए नहर बनवाई, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त की बनी थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, और इन्होंने कहा भी था कि इस नहर के जरिए हम इतना बड़ा ज्यादा पानी छोड़ेंगे कि अशोक गहलोत साहब अपने परिवार के साथ यहाँ बोटिंग करते हुए गुजरात जा सकते हैं। ये कहना बहुत सहज है राठौड़ साहब, हो पाया क्या वो? पानी पहुंच पा रहा है? आप तो मेरे से नजदीक रहते हैं। नहर बन गई, सांचौर तक पानी आ गया। पानी का क्या हुआ? पानी आया ना। अब इन्होंने क्या किया कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी बनाई, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर पाया, इसलिए किसानों को कह दिया कि ले जाओ पानी, वहां दलदल बन रहा था, तो वसुंधरा जी ने ये व्यवस्था करी। में थोड़ी भर के लाएंगे, वो तो गवर्नमेंट जैसे देगी पानी तभी तो लेगा किसान उससे। आ गया, सांचौर में पानी पहुंचा। खैर चलिए मैं समय कम है, मैं लास्ट आपका समय कम है सर, मैं आपका एक लास्ट स्टेटमेंट इसी यात्रा के संदर्भ में लेना चाहूंगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जन अभाव सुनना, जनता को केंद्र सरकार की विकास की जानकारी देना। ये काम हुए हैं, ये काम हम करने वाले हैं, जवाबदेही हमारी है, हम वो सब काम करेंगे जो हमने घोषणा की, और इतने काम हमने कर दिए। आपका अभाव अभियोग सुनना, उनका समाधान करना, यही इस आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है, जनता के अभाव सुनना, समाधान करना। जी आरसी चौधरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड का वक्त आपके पास। देखिए योगेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगी, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने यहाँ से 25 सांसद दिए भारतीय जनता पार्टी के। आज चाहे एक जो संकट दल है वो अपना इस्तीफा वापस, अपना समर्थन वापस ले ले, लेकिन आज राजस्थान की जनता को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया था, अमृतों के बाग में किया था और अजमेर में भी कहा था, राजस्थान के 13 राज्यों का भी जिक्र किया था, आज इस जगह पे बाढ़ है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पे अगर काम होता है, जल संसाधन हमारे मंत्री है, उन मंत्री के काम की प्रशंसा की जाती है, तो राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि राजस्थान के हक के लिए आप मौन मत रहिए, अपनी बात को मुकर कीजिए, और राजस्थान की जनता ने जो चुना है
वो चुनना है आपको एमपी बनाने के लिए, नहीं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राजस्थान के लिए कुछ लाने के लिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे 25 सांसद देश के प्रधानमंत्री के सामने मौन हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। चलिए सर, सॉरी 30 सेकंड। श्याम जी आप कंक्लूड निकालिए, इसका यात्रा का क्या रहेगा। अभी मदन जी कह रहे हैं कि जन अभाव और सारी चीजों को सुनना, वहां के विकास कार्यों का जायजा लेना, तमाम जो चीजें हो पा रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, यदि आम लोगों से जुड़ना ही था तो इनको 3 केंद्रीय मंत्री साथ साथ चल रहे हैं, सारे पार्टी के पदाधिकारी साथ साथ चल रहे हैं, 500 लोग तो इनके खुद ही साथ चल रहे हैं। तो अब भीड़ भाड़, इतनी भीड़ भाड़ करके आप चलना चाहते हो तो कहाँ से जनसंपर्क हो पाएगा, कहाँ से आम लोगों तक मिल पाओगे। तो निश्चित रूप से अगर अगर आपको जनसंपर्क करना चाहिए था तो श्रम मंत्री जी को अकेले आना चाहिए था और वहां तक जाना चाहिए था। फिर पार्टी के लोगों, अभी इतने सारे एमपी, इतने सारे सब कुछ होकर के जनसभा, ये बात सही है कि आप जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम शासन में, केंद्र में हैं और हम कितनी तादाद में एक साथ आ सकते हैं। अब कितना मिलेगा राजस्थान को, क्या मिलेगा, ये तो बाद में पता पड़ेगा, यात्रा पूरी हो जाने के। श्याम जी रोकना चाहूंगा, समय कम है, तो चलिए जन आशीर्वाद यात्रा पे भूपेंद्र यादव का अगर राजस्थान की बात करें तो पहले दिन में उन्होंने राजस्थान के भिवाड़ी से एंटर करते हुए और इसका समापन 21 अगस्त को यानी कि सैटरडे को अजमेर में होगा, जहां उनका पूरा अपना एक कार्यक्रम है। धीरे धीरे सारी चीजें चलती चलेंगी, अलग अलग दिन का अलग अलग कार्यक्रम पहले से सेट किया। ये एक बानगी भूपेंद्र यादव की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इसी तरह से और मंत्री भी जिन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया, वो अपने तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं। एजेंडा सबका एक ही है, जनता के बीच जाना, और उसका रूट प्लान जो है बीजेपी के रणनीतिकारों ने केंद्र स्तर पर तय किया, उसी के अनुसार यात्रा निकाली जा रही है। कितना आशीर्वाद मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।